हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। एक तरफ जहां मनिया सम्मान योजना के लाभुक 9वीं और 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योजना का फर्जी लाभ उठाने वाले लाभुकों पर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। योजना का फर्जी तरीकों से लाभ उठाने वालों लाभुकों पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। सत्यापन के दौरान 5,40,686 अपात्र लाभुक मिले हैं। इन लाभुकों ने अभी तक अपना जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं और न ही बैंक खाते को आधार से लिंक करने के बारे में कोई जानकारी दी गई है। अब इन्हें अप्रैल और मई महीने 9वीं और 10वीं की राशि नहीं मिलेगी। साथ ही इन लाभुकों का मैया योजना की सूची से नाम भी हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने इसको लेकर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि योजना की राशि केवल उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होगा। मनिया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब लाभार्थी का आधार नंबर संबंधित योजना से जुड़ा हो। विभागीय संकल्प के आलोक में योजना के लाभुकों को अप्रैल 2025 से आधार लिंक्ड एकल बैंक खाता के माध्यम से ही मनिया योजना के लाभुकों का भुगतान किया जाना है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में निरंतर सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजना अंतर्गत झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत लाभुकों को दिसंबर माह से 2,500 रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मालूम हो कि झारखंड सरकार के नए नियम के अनुसार अब उन्हीं लाभुकों के बैंक खाते में योजना की राशि भेजी जाएगी जो आधार से लिंक होंगे। जानिए किन महिलाओं को नहीं मिलेगा मैया योजना को लाभ। इस योजना की राशि उन महिलाओं को नहीं दी जाएगी जिनके परिवार के सदस्य इनकम टैक्स देते हैं। जिन महिलाओं के परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में है तो भी उन्हें ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका खाता EPF में है यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में है और पैसा इसमें कट कर जा रहा है, उन्हें भी इस योजना का फायदा हेमंत सरकार नहीं देगी। जिन परिवारों में कोई सदस्य पूर्व या वर्तमान सांसद विधायक है, उन्हें भी मैया सम्मान योजना की मासिक राशि नहीं दी जाएगी। जिन महिलाओं को पेंशन मिलती है या फिर उनके पति को पेंशन मिल रहा है, उन्हें भी इस योजना से दूर रखा जाएगा। जो महिलाएं अन्य सामाजिक योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, उन्हें भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर किसी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी इस योजना से हटाया जा सकता है। प्रदेश भाजपा की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इस पर जारी सस्पेंस जल्द ही खत्म होने वाला है। भाजपा द्वारा पिछले साल 15 दिसंबर से शुरू किया गया संगठन पर्व के तहत अंतिम चरण में प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। जानकारी के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से मंथर गति से चल रहा संगठन पर्व पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजे हालात के मद्देनजर रोक दिया गया है, जिसे एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सहमति के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मुहर। प्रवक्ता भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जिसमें आपसी सहमति के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगती है। जल्द ही संगठन पर्व के तहत सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वर्तमान में बाबूलाल मरांडी पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर जो नेता चर्चा में हैं, उनमें रघुवर दास, रविंद्र राय,
सुनील सिन्हा आदि शामिल हैं। 15 दिसंबर से मंथर गति से चल रहा है संगठन पर्व। विधानसभा चुनाव की वजह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व देश के अन्य राज्यों की तुलना में देरी से शुरू हुई है। 15 दिसंबर से संगठन पर्व के तहत पार्टी के द्वारा विभिन्न स्तरों पर चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। राज्य में करीब 29,000 संगठनात्मक बूथ हैं, जिनमें से 20,000 से ज्यादा बूथों पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 22 जिलों के 90% मंडल में चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा भाजपा के 516 संगठनात्मक मंडल में से 585 में नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंडलों में चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तत्पश्चात भाजपा के 27 संगठनात्मक जिलों में चुनाव इस महीने के अंत तक होने की संभावना है। इनमें से 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद तकनीकी रूप से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। इसके लिए पहले पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे और चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। रांची के सांसद और देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रूस की यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। दिल्ली लौटते ही संजय सेठ ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। संजय सेठ मास्को से कतर होते हुए भारत लौटे। रूस के विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए संजय राय सेठ मास्को गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की रांची के सांसद और देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में रूस रवाना हुए थे। संजय सेठ वहां 3 दिन रहे। मास्को में 80वें विजय दिवस समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। भारत लौटते ही संजय सेठ ने अपने मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री यानी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रूस यात्रा के दौरान अनुभव को उन्होंने राजनाथ सिंह से साझा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। जिस समय वे पुतिन से मुलाकात कर रहे थे, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। रूस के विजय दिवस समारोह में दुनिया के कई देशों के शासन अध्यक्ष और प्रमुख नेता शामिल हुए। समारोह को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संबोधित किया था। पहले इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस समारोह में हिस्सा लेने का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम रद्द हो गया। तब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मास्को के लिए रवाना हुए। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मास्को में प्रवासी भारतीयों के एक समूह से भी मुलाकात के विकास पथ पर निरंतर मजबूती के साथ बढ़ते भारत के बारे में वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों को बताया। संजय सेठ कतर होते हुए दिल्ली लौटे। जामताड़ा के सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा विधायक सीपी सिंह की शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बड़ा बयान दिया है। इतना ही नहीं, इरफान अंसारी ने सीपी सिंह को धोखेबाज और समाज का तोड़ने वाला व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि बच्चा यदि गलती करता है तो पुलिस है, जांच होगी। इरफान अंसारी गलत का साथ नहीं देता है, लेकिन बेवजह किसी को फंसाकर जेल भेजने से कोई लड्डू नहीं मिल जाएगा। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में कोई आतंकवाद नहीं है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सभी धर्म का सम्मान करें। मैं मुस्लिम हूं, लेकिन सभी जाति धर्म का सम्मान करते हूं। आरएसएस बजरंग दल के लोग भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। क्या सभी को जेल भेजने का काम करें? उन्हें सुधरने का मौका देते हैं। यहां हेमंत सोरेन की सरकार है जो सबका विकास सबका सम्मान देने का काम करती है। बता दें कि विधायक सीपी सिंह ने रांची निवासी एक नाबालिग के द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। झारखंड में डीजीपी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार की आपत्ति के बावजूद अनुराग गुप्ता राज्य सरकार के निर्देशानुसार झारखंड के डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं। अब इस मामले पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के बहाने मौजूदा राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो वहीं जेएमएम ने भी बाबूलाल मरांडी का पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन हेमंत सोरेन जेएमएम सरकार ने उसे पार कर दिया है। झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पिछले 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली है, और जो व्यक्ति डीजीपी के पद पर कार्यरत है वह बिना वेतन के सेवा कर रहा है। वाह मुख्यमंत्री जी, यह नए भारत का निर्माण है। बिना वेतन, बिना संवैधानिक वैधता, केवल भ्रष्टाचार के आधार पर प्रशासन। अब क्यों ना एक नई नीति ही बना दी जाए। धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो जैसे लाभदायक कोयला क्षेत्रों और बाकी खनिज क्षेत्रों में भी बिना वेतन, केवल कमीशन आधारित सेवा के लिए सेवानिवृत्त और अनुभवी लोगों से आवेदन आमंत्रित करें। वही मॉडल लागू करें जो डीजीपी साहब कर रहे हैं, जहां वेतन की जगह वसूली हो और संविधान की जगह किचन कैबिनेट के आदेश मान्य हों। दरअसल ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने न केवल संविधान के अनुच्छेद 312 को खारिज कर दिया है, जो यूपीएससी को अधिकार देता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले के निर्देशों को भी कूड़ेदान में फेंक दिया है। हेमंत सोरेन जी ने शायद अब खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मान लिया है और प्रशासन को बहुत नीचे गिरा दिया है। आज झारखंड उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां जेपीएससी की हर सीट बोली पर बिक रही है और यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारियों को भी रेट लिस्ट से गुजरना पड़ रहा है। हेमंत जी, आपने एक क्रांतिकारी प्रयोग किया है, योग्यता नहीं, सुविधा शुल्क पर आधारित प्रशासन। आपने जो परंपरा शुरू की है वह न केवल सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता को खत्म कर रही है, बल्कि आने वाले वर्षों में झारखंड के प्रशासनिक ढांचे के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दी तीखी प्रतिक्रिया। बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी को सिर्फ वही चीजें दिखती हैं जो उनके हित में नहीं हैं। क्या उन्हें याद नहीं है कि आरके अस्थाना को रिटायरमेंट के 2 दिन बाद ही दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बना दिया गया था? और उत्तर प्रदेश में मौजूदा डीजीपी की नियुक्ति किस प्रक्रिया से हुई? उन्होंने कहा कि बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले खुद को आईने में देखना चाहिए। क्या है मामला? केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट को लेकर राज्य सरकार को पत्र भेजा था और जानकारी दी थी कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल तक ही झारखंड के डीजीपी के पद पर अपनी सेवा दे सकेंगे। लेकिन झारखंड सरकार ने इसे खारिज कर दिया और अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के पद पर काम करने की अनुमति दे दी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था जिसमें बताया गया था कि अनुराग गुप्ता को कानूनी तौर पर 2 साल के लिए डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है और कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कोर्ट में मामला भी चल रहा है जिसमें आदेश आना बाकी है। आदेश आने तक अनुराग गुप्ता डीजीपी के पद पर अपनी सेवा दे सकते हैं, यह न्यायोचित। मैया सम्मान योजना की लिस्ट से 5,45,000 महिलाओं को अपात्र ठहराकर उनके नाम काट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्रवक्ता राफिया नाज ने इसे मैया सम्मान के नाम पर बहन बेटियों के साथ छलावा करार दिया है। राफिया ने इसे 5,46,000 बहन बेटियों का अपमान और वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। 5.46 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के लिए अपात्र ठहराने पर गहरी नाराजगी जताते हुए राफिया नाज ने कहा है कि यह निर्णय हेमंत सोरेन सरकार की दोहरी नीति और वोट बैंक राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पहले इन गरीब बहन बेटियों को योजना में शामिल करके वोट बटोरे और अब चुनाव खत्म होने के बाद जब सरकार में आए तो उन्हीं बहन बेटियों को अपात्र बताकर अपमानित किया जा रहा है। भाजपा ने बताया, राजनीतिक षड्यंत्र। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने पूछा है कि क्या यह एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं जिसमें हेमंत सोरेन सरकार ने इन गरीब बहन बेटियों को सिर्फ वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया, चुनाव के बाद इन्हें अपात्र घोषित करके उनका अपमान किया?
राफिया ने चेतावनी दी कि यदि एक भी बहन बेटी से मैया सम्मान के पैसे की वसूली की गई तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। इन बहन बेटियों का अपमान भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत सोरेन पैसे देकर वोट लेती है, राफिया नाज ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार पैसे देकर वोट लेती है लेकिन सत्ता में आने के बाद वसूली करती है। यही इनका असली चरित्र है। उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक आधार लिंकिंग और दस्तावेज सत्यापन के नाम पर केवल 37,45,555 महिलाओं को स्थायी रूप से मन्या सम्मान योजना का लाभ मिला। अब अचानक 5,40,686 लाभुकों को अपात्र कहकर सूची से उनका नाम हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब सरकार वसूली की भी बात कर रही है। क्या बहन बेटियों को ऋणी बनाना चाहते हैं हेमंत? कल्पना राफिया नाज ने मुख्यमंत्री से सवाल किया। हेमंत जी, यह बताएं कि बहन बेटियां क्या लोन लेकर आपको राशि लौटाएंगी या फिर आप बहनों बेटियों को ऋणी बनाना चाहते हैं? राफिया ने सवाल किया। अगर ये बहन बेटियां वास्तव में अपात्र थीं तो उन्हें डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि क्यों दी गई? क्या यह योजना नहीं, धोखा था? अपने वादों से पलट रही है हेमंत सोरेन सरकार। भाजपा राफिया नाज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को आड़े हाथ लेते हुए याद दिलाया कि कल्पना सोरेन ने वादा किया था कि झारखंड की हर बहन बेटी को मन्या सम्मान राशि मिलेगी, कोई वंचित नहीं रहेगा। आज यही सरकार अपने वादों से पलट रही है। राफिया ने कहा कि हेमंत सरकार का यह दोहरा मापदंड साफ करता है कि कभी इन्होंने बहन बेटियों का वास्तविक भला नहीं चाहा, वे केवल चुनावी वोट बैंक थीं। बोकारो के चंदनकियारी निवासी जनार्दन झा बॉलीवुड में अभिनय के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, जुदा होके, वन डे, माया का बदला और प्रतीक्षा जैसी दर्जन भर फिल्मों के अलावा कई चर्चित वेब सीरीज एवं टीवी सीरियल में छोटे बड़े किरदार करने के बाद बहुत जल्द साउथ की KGF 3 जैसी बड़ी फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में इन्हें इन्वेस्टिगेटर का महत्वपूर्ण किरदार मिला है। जनार्दन झा ने कहा कि KGF और KGF 2 सुपरहिट फिल्म साबित हुई है। इस फिल्म की दोनों सीरीज ने सफलता और लोकप्रियता के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके तीसरे संस्करण में बड़े स्टार कलाकारों के साथ काम मिलने से वह काफी उत्साहित हैं। उम्मीद है कि दर्शकों को उनका अभिनय पसंद आएगा। कई बड़ी फिल्मों में भी मिला है जनार्दन झा को काम। जनार्दन झा ने बताया कि इसके अलावा टॉक्सिक, रिपोर्टिंग लाइफ व केशरी वीर जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम मिला है। टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स एक्शन थ्रिलर फिल्म है। गीतू मोहनदास इसके निर्देशक हैं। इसका निर्माण वेंकट के नारायण और यश कर रहे हैं। KVN प्रोडक्शन और मास्टरमाइंड क्रिएशंस के बैनर तले फिल्म बन रही है। इसमें जनार्दन झा को जोकर का किरदार मिला है। उन्होंने कहा कि यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, डैरेल डी सिल्वा जैसे कलाकारों के साथ काम मिलने से वह काफी खुश हैं। इसी तरह रिपोर्टिंग लाइफ में उन्हें परिणीति चोपड़ा के एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। इसमें वह ग्राम प्रधान का महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आ रहे नजर जनार्दन झा इन दिनों तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे चर्चित टीवी सीरियल में नजर आ रहे हैं। इस सीरियल में इन्हें वन ऑफ ट्रैक में काम मिला है, यानी अभी तक कोई स्थायी किरदार नहीं है। जब भी किसी जगह किसी किरदार की जरूरत पड़ती है, इन्हें मौका दिया जाता है। अब तक कई एपिसोड में नजर आ चुके हैं। नीला टेलीफिल्म्स इस टीवी सीरियल के निर्माता हैं और इसके प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जनार्दन झा के अभिनय क्षमता की प्रशंसा कर चुके हैं। यह आश्वासन भी दिया है कि इस सीरियल में जब भी किसी स्थायी किरदार की आवश्यकता होगी, उसमें उन्हें ही जगह मिलेगी। कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होंगे जनार्दन झा। जनार्दन झा को 13 मई को कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस के शहर कांस में आयोजित होने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। जनार्दन झा को फिल्म मिशन ऑफ मराठा में शानदार अभिनय के लिए फिल्म के कुछ अन्य कलाकारों के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। जनार्दन झा झारखंड के बोकारो जिले के चंदनकियारी निवासी स्वर्गीय सुनील कुमार झा के पुत्र हैं। इन्होंने वर्ष 2015 में नीरज पांडेय की फिल्म MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी से
अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी अभिनय प्रतिभा के कायल हो चुके फिल्म और टीवी सीरियल निर्माताओं ने इन्हें तरजीह देनी शुरू कर दी। अब तक दर्जनों फिल्मों, वेब सीरीज और सीरियल में काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर, सुष्मिता सेन, जूही चावला, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, हार्दिक पांड्या, प्रसेनजीत, अनुपम खेर, राजेश शर्मा, आलिया भट्ट के साथ काम कर चुके हैं। रांची के बीआईटी मोड़ के समीप बनाए गए प्रदेश जदयू के नए कार्यालय का बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर उद्घाटन किया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश जदयू अध्यक्ष सह सांसद हीरू महतो, जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय कार्यालय में मौजूद थे। उन्होंने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रवेश किया। इस दौरान पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मौके पर विधिवत पूजा पाठ और हवन किया गया। पार्टी ऑफिस के उद्घाटन के बाद प्रदेश जदयू कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने की। बैठक में आगामी निकाय चुनाव, सदस्यता अभियान एवं संगठन पर चर्चा हुई। इसके बाद पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की याद में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नए ऑफिस की तलाश हुई। पूरी खीरू महतो, जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लंबे समय से उन्हें अपने कार्यालय की तलाश थी, जो आज पूरी हो गई। नए कार्यालय की तरह अब नए जोश से पार्टी को बढ़ाने में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आगे बढ़े। विधायक सरयू राय के आवास पर भी अतिरिक्त कार्यालय चलता रहेगा। उन्होंने सदस्यता अभियान जारी रखने और इसमें तेजी लाने की बात कही। जिला अध्यक्षों से अपने जिलों में सांगठनिक मजबूती के लिए कार्यक्रम तय करने को कहा। इसमें पार्टी के वरीय नेता भी जाएंगे। उन्होंने कहा, जो सक्रिय सदस्य नहीं हैं वह सक्रिय सदस्य बने, नहीं तो पंचायत में भी पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे। पहलगाम हमले पर कहा कि पाकिस्तान को भारत की सेना और राजनीतिक नेतृत्व ने माकूल जवाब दिया है। विधायक सरयू राय ने नए कार्यालय के लिए खीरू महतो के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संगठन नियमित कार्यक्रम करे और इस माध्यम से जनमानस को पार्टी के साथ जोड़े। जिन कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव लड़ना है वह अपने वार्डों में संपर्क अभियान शुरू करें, बैठक करें और समस्याओं को पार्टी स्तर से हल कराने का प्रयास करें। बैठक में ये थे मौजूद। बैठक में डॉक्टर आफताब जमील, श्रवण कुमार, धर्मेंद्र तिवारी, भगवान सिंह, संजय सिंह, निर्मल सिंह, सागर कुमार, पिंटू सिंह, उपेंद्र सिंह, अखिलेश राय, पीएन सिंह, सोमेन दत्ता, सुबोध श्रीवास्तव, आशीष शीतल मुंडा, दीप नारायण सिंह, रमाकांत मंडल, मिथिलेश सिंह, सुशील कुमार, जगदीश महतो, माणिक राय, अभय कुशवाहा, मनोज सिन्हा, निजामुद्दीन कुरैशी, सुयश पांडे, वीरेंद्र पासवान, राजू महतो, महेश्वर चौधरी व अन्य मौजूद थे।